हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के करंट अफेयर सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज के जो पर्टिकुलर क्लास के अंदर जानेंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर तो रहेंगे ही। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं HPSC एग्ज़ाम की, उसमें HCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके आधारशिला नाम का बैच है, इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य नाम का बैच है, आप इस बैच को एक्चुअली एक्सेस कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि देवसर नाम का एक धार्मिक स्थल है, वो हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है। तो देवसर नाम का एक धार्मिक स्थल है, वो हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसका ठीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। आज का पहला करंट अफेयर है कि दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं जो टेक्नोलॉजी साइंस एवं टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है मुरथल के अंदर, उसमें महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया। तो मुख्य अतिथि के रूप में इसमें हिस्सा लिया रेनू भाटिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। दीन बंधु छोटू राम विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे पड़ती है सर। ये यूनिवर्सिटी पड़ती है हरियाणा के अंदर, मुरथल के अंदर पड़ती है, और मुरथल सोनीपत के अंदर है। इसका थीम क्या था। इसका थीम था महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत 2047, इसका थीम था। इसका आयोजक कौन थे। इसके आयोजक थे राष्ट्रीय सेवा योजना NSS जो है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि रेनू भाटिया जो कि चेयरपर्सन है हरियाणा राज्य महिला आयोग की। अध्यक्षता किसने की है। प्रोफेसर प्रकाश सिंह जो कि कुलपति है, VC है इस यूनिवर्सिटी के। और प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा रजिस्ट्रार, और प्रोफेसर अनिल संधू जो है ना NSS के समन्वयक है। हरियाणा के अंदर जो हिसार एयरपोर्ट है, इसको अभी हाल ही में इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IFR इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के तहत विमान संचालन की मंजूरी किस संस्था के द्वारा दी गई है। तो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के तहत विमान संचालन की मंजूरी जो दी गई है अभी हाल ही में, वो दी गई है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक रहेगा। जर्नल ऑफ सिविल एविएशन या DGCA है, इसके द्वारा मंजूरी मिली है। ये हिसार का एयरपोर्ट है, किस आकार का है आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब रहना चाहिए शंख आकार का है। यहाँ पे सबसे पहली फ्लाइट की शुरुआत की गई थी 14 तारीख को की गई थी, 14 अप्रैल को की गई थी। 14 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिसार से अयोध्या के बीच में फ्लाइट है उसको स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद में 9 जून को यहाँ से हिसार से चंडीगढ़ की फ़्लाइट स्टार्ट हो गई थी। 12 जून को हिसार से और जयपुर की फ़्लाइट है वो स्टार्ट, 12 जून नहीं सॉरी 12 सितंबर को, और हिसार से जयपुर की फ़्लाइट स्टार्ट हुई थी। और इसके बाद में 25 जनवरी 2026 को नांदेड़ साहिब के लिए फ़्लाइट गई थी यहाँ से। मंजूरी जो दी गई है अभी हाल ही में हिसार एयरपोर्ट को IFR यानी कि इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के तहत विमान संचालन की अनुमति मिली है। और ये संस्था कौन सी है सर। DGCA है, इन्होंने 24 फरवरी 2026 को ये मंजूरी दी है। यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले यहाँ केवल VFR यानी कि विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत केवल दिन में ही उड़ानें संभव हुआ करती थी। अब क्या हो गया, अब रात में भी उड़ानें संभव हो पाएगी। तो विजिबिलिटी पहले क्या हुआ करती थी, VFR थी जो 5000 मीटर तक जरूरी थी। अब जो है ना 1200 मीटर तक की भी विजिबिलिटी रहेगी तो भी फ्लाइट को उड़ाया जा सकता है। तो पहले केवल संचालन दिन में होता था, अब 24/7 आवर्स है, मतलब दिन रात खराब मौसम कैसा भी टाइम हो वैसे उस टाइम पीरियड में बेसिकली फ्लाइट को उड़ाया जा सकेगा। उड़ान की सुरक्षा पहले विजुअल देख के ही लैंडिंग किया करते थे, अब इंस्ट्रूमेंट की सहायता से सुरक्षित लैंडिंग की जाएगी, मतलब प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट पे काम किया जाएगा। इसीलिए तो इसका नाम रखा है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स है, इंस्ट्रूमेंट के सहारे ये फ्लाइट को उड़ाया जाएगा। तो डाइवर्जन हब है हिसार, दिल्ली एयरपोर्ट, IGA और जयपुर जैसे बड़े हवाई अड्डे हैं, उनसे डाइवर्ट की गई उड़ानों को संभालने में सक्षम होगा। क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट अब दिल्ली पे आपको पता है इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ गई है, बहुत सारी फ्लाइट है, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, तो इस करके उनकी जो फ्लाइट है उनको अब यहाँ पे, जैसे अब दिल्ली की फ़्लाइट को ज़्यादातर हिंडन एयरपोर्ट है एक आपका गाज़ियाबाद में, वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अब जयपुर के और दिल्ली की फ़्लाइट है उनको हिसार में शिफ्ट कर देंगे।
तो इससे क्या होगा, हरियाणा की क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी है यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी है उसको मजबूती मिल जाएगी। डीजीसीए की टीम ने 6 और 7 नवंबर 2025 को जो है ना इसका विस्तृत निरीक्षण किया था और 24 फरवरी 2026 को आधिकारिक रिपोर्ट के मूल्यांकन के बाद में इसको फाइनल कर दिया है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग के समन्वय से तकनीकी खामियां जो है ना उनको दूर भी किया गया है। तो नाइट लैंडिंग हो पाएगी, कैसे ही कह सकते हो। यहाँ पे पहले ही भी जो है ना नाइट कैट टू लाइट लगा दी गई थी, हालांकि कोविड से ही लगा रहे हैं ये लाइटें तो, ताकि नाइट की लैंडिंग भी यहाँ पे पॉसिबल हो सके। जींद सोनीपत के बीच चलने वाले देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की अधिकतम गति कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका ट्रायल फिर से स्टार्ट हुआ है अभी और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस ट्रेन की स्पीड होने वाली होगी। इसका प्रारंभिक ट्रायल जो किया गया है जींद जंक्शन से स्टार्ट होकर पिंडारा और भंबेवा स्टेशन के बीच में किया जा रहा है। जींद से सोनीपत के बीच में टोटल 90 किलोमीटर की दूरी है। 90 किलोमीटर की दूरी लगभग 1 घंटे में ही तय कर दी जाएगी। अधिकतम टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाइड्रोजन फ्यूल इसका अंदर यूज़ करेंगे और वो भी ग्रीन हाइड्रोजन, जो हम पानी यूज़ करते हैं ना, पानी में से हाइड्रोजन अलग निकाल देते हैं और इसमें से H2 अलग कर दो, O अलग कर दो, तो ये वाली ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ होगा। ग्रीन हाइड्रोजन सेल जो है ना ये इंजन बिजली पैदा भी कर सकेगा, जो मोटर जैसे चलेगी ना तो बिजली भी पैदा होगी, फ्यूल सेल। तो इससे ट्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत जो भी होगी वो भी पूरी हो पाएगी। इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, जीरो एमिशन वाली ट्रेन है, केवल पानी और भाप ही ये निकालेगी। भारतीय रेलवे की ग्रीन एनर्जी पॉलिसी और नेट कार्बन जीरो को टारगेट को पूरा करेगी ये। और इसके साथ साथ जो है ना इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना तो गैस के अंदर नमी आ जाएगी, तो हो सकता है टेक्निकल इशू हो। पर भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है अब तक के लिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसको कहते हैं आरएसएस के बारे में, आरएसएस के नाम से हम लोग जाना करते हैं। तो अब आरएसएस जो है ना हमारा, इसके सर्वोच्च निर्णय लेने वाली जो है ना वो संस्था जिसकी वार्षिक बैठक होने वाली है 13 से 15 मार्च को स्मालखा के अंदर, इसका नाम क्या है? तो इस बैठक का नाम होगा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। यह महत्वपूर्ण आयोजन हरियाणा के स्मालखा पानीपत के अंदर पट्टी कल्याण स्थित ग्राम विकास एवं सेवा साधना केंद्र में होगा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ABPS की वार्षिक बैठक ये होती है, जो संघ की सबसे ऊंची निर्णय लेने वाली बैठक होती है। और ये आयोजन होने वाला है 100 साल समारोह का एक हिस्सा होगा। इसमें प्रमुख व्यक्ति मोहन भागवत है, जो RSS के संघ चालक कहलाते हैं, प्रमुख है। दत्तात्रेय होसबले है जो कि इसके बेसिकली महासचिव है। सुनील अंबेकर है जो कि अखिल भारतीय प्रचार के प्रमुख है। नितिन नवीन है जो भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष भी है और के साथ साथ वैसे इसमें अध्यक्ष का पद में कोऑर्डिनेटर के रूप में संभाल रहे हैं ये वाले, ठीक है। 13 से 15 मार्च के बीच में ये बैठक आयोजित की जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ वैसे आरएसएस जो है ना इसकी स्थापना हुई कब थी? तो आरएसएस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सर 27 सितंबर 1925 को हुई थी। 27 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी। 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक का नाम है केशव, ठीक है ना, केशव बलिराम हेडगवार, ठीक है ना, हेडगवार के नाम से इनको जाना करते हैं, हेडगवार, केशव बलिराम हेडगवार। कहाँ पे स्थापना की गई थी सर? इसकी स्थापना हुई थी नागपुर के अंदर हुई थी, ध्यान रखना आप लोग, नागपुर के अंदर। इसका टारगेट क्या होता है आरएसएस का? तो हिंदू समाज को इकट्ठा रखना, हिंदू संस्कृति को आगे लेके जाना के साथ साथ समाज के अंदर डिसिप्लिन प्रॉपर बना रहे, के साथ साथ सेवा है, वो लोगों की सेवा अच्छे से कर पाए, इस टाइप से ही है। तो और इसकी जो ब्रांचेज होती है ना, अलग अलग ब्रांचेज में काम होता है इनकी ब्रांचेज में, जैसे लगातार एक्सरसाइज चलती रहती है, देशभक्ति के गीत हो गए या अनुशासन की चर्चा हो गई, ये सब कुछ काम करवाए जाते हैं। और इसके अलावा आरएसएस जो है ना ये एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस से जुड़े हुए कई सारे इंस्टीट्यूट है जिसको संघ परिवार कहते हैं। कई बार तुमने सुना होगा ना कि आदमी संघ से जुड़ा हुआ है। तो जैसे आपको एक बीजेपी बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी है, ये इसकी राजनीतिक शाखा मानते हैं इसको, आरएसएस की। एक्चुअली एक विश्व हिंदू परिषद भी इसी से जुड़ा हुआ है, एक बजरंग दल है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जिसको ABVP कहते हैं, वो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो ये आरएसएस के ग्रुप है, ध्यान रखना आप लोग। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी विचारधारा क्या है?
तो इनकी विचारधारा का एक बार क्वेश्चन भी पेपर में आया था। इनकी विचारधारा है कल्चरल नेशनलिज्म बोलते हैं इसकी विचारधारा को, कल्चरल नेशनलिज्म पे ये फोकस करते हैं। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना, भारत में परंपरा संस्कृति के ऊपर जोर देना, पूरे भारत में सिर्फ हिंदू धर्म को ही फोकस करना, ये इनकी मेन बेसिकली विचारधारा है। इनकी जो कंट्रोवर्सीज है ना वो कौन सी है सर? सबसे पहली बात तो इनको लोग ना धार्मिक राजनीति से जोड़ के देखते हैं कि तुम हमेशा हिंदू मुसलमान करते हो, तो ये एक बात इनको एक कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ती है। दूसरी बात इनको कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ती है कि जो जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं ना उनको लेके इनके विचारों पे हमेशा बहस होती रहती है। इसके साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं में भी बहुत सारी बार इनका इन्हीं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को लेके विवाद होता ही रहा है। ये समाज में भी सेवा करते हैं, समाज में जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो भी ये चले जाते हैं वहाँ पे। मतलब कह सकते हो आप लोग एक प्रकार का सोशल वर्क करते हैं, कई जगह पे एजुकेशन और हेल्थ के लिए भी काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है आप लोगों को इनको याद करने का, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल हमारे पास में रहने वाला है, क्या हरियाणा सरकार के द्वारा घोषित प्रदेश की पहली ऑर्गेनिक फल सब्जी मंडी हिसार में कितने एकड़ में स्थापित की जाएगी? तो पहली ऑर्गेनिक फल मंडी है वो सेटअप की जाएगी 7 एकड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जून 2025 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में इसकी घोषणा की थी। 2 प्रस्तावित मंडियां बननी है, एक तो बननी है हिसार में, एक गुरुग्राम में। हिसार सब्जी मंडी के पास कोल्ड स्टोरेज के पास 7 एकड़ जमीन को भी हाल ही में टैग किया गया है फरवरी 2026 में। इसका सर्टिफिकेशन होगा कि यहाँ बिकने वाला हर उत्पाद सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित होगा। कहने ऐसा नहीं होगा कि ऑर्गेनिक है, वो प्रमाणित ऑर्गेनिक ही होगा, कंफर्म है लैब से चेक करके। कोई भी उत्पाद खुले में यहाँ पे नहीं बिकेगा, हर पैकिंग पे सरकार की मोहर लगेगी। विक्रेता किसान अपनी लागत के आधार पे अपना रेट खुद तय कर पाएंगे, इसमें सरकारें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। मंडी में बड़ी कंपनियों के लिए शोरूम है, किसानों के लिए छोटे बूथ है, वो भी सब यहाँ पे सेटअप होंगे। किसान जो है हरियाणा में लगभग 5,000 से ज़्यादा किसान तकरीबन 18,000 से ज़्यादा एकड़ भूमि पर जैविक खेती फिलहाल कर रहे हैं। तो हरियाणा का पहला ऑर्गेनिक कृषि फार्म एचएयू हिसार में 5 साल पहले ही सेटअप किया गया था। इसके लिए 2026-27 का जो अभी 2 मार्च को बजट आएगा ना उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आने की संभावना है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी समेत लगभग 10-12 जिलों को किसानों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा ये मंडी खुलने से। हरियाणा सरकार के द्वारा ढाणी या डेरे की नई परिभाषा के अनुसार अब किस आधार पर उन्हें मान्यता दी जाएगी? उन्हें मान्यता दी जाएगी 11 सदस्य निवास होने के ऊपर। मतलब पुराने क्या होता था, पहले 11 घरों के समूह को एक ढाणी मानते थे। अब क्या होगा, अब जहाँ पे 11 लोग रह रहे हैं ना उसे ढाणी कहा जाएगा या डेरा कहा जाएगा। इससे कम आबादी वाले छोटे समूह को भी सरकार जो है वो योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, सरकारी योजनाओं का। लाल डोरा की सीमा है, मतलब देखो जमीन का मालिकाना हक पहले ऐसे लाल डोरे के हिसाब से होता था, लेकिन अभी तो क्या हो गया, अभी तो मालिकाना हक देते हैं कागजों के अनुसार। तो नायब सिंह सैनी ने लाल डोरे की दूरी की सीमा को 1 किलोमीटर से बढ़ा के 5 किलोमीटर तक कर दिया है। मतलब 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी ढाणियों को म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि पहले गांव गांव में जैसे 24 घंटे योजना का लाभ मिलता था, अब इस गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी डेरा या ढाणी आती है उसको 24 घंटे बिजली मिलेगी, यानी कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना का लाभ मिलेगा उनको। इसका उद्देश्य है कि खेतों के रास्ते जो है या गोहर वगैरह है, खेतों के रास्ते कच्चे होते हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा। हर एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक के जो खेत के रास्ते हैं जिनको गोहर कहते हैं उनको पक्का करवाएंगे। इस योजना के तहत 1 से 4 क्रम तक के रास्ते हैं उनको पक्का करवाने की पहल भी की गई है। लाल डोरा मतलब है गांव की वह जमीन है जहां खेती नहीं की जाती है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में आप आबादी का क्षेत्र मानते हैं जहां लोग रहते हैं, और ऐसे कब्जाई क्षेत्र होता है। गोहर का मतलब होता है खेतों के बीच गुजरने वाले कच्चे रास्ते। करम बोलते हैं जमीन मापने की एक यूनिट होती है, जिसमें हरियाणा में एक करम में लगभग 5.5 फीट के बराबर आता है आपका लगभग। हरियाणा के अंदर ये तो चलो खैर ठीक है, आपको याद रखने का है। और मुख्यमंत्री खेत खलिहान योजना के तहत एक विधायक कितने किलोमीटर रास्ते पक्के करवा सकता है? 25 किलोमीटर के रास्ते पक्के करवा सकता है एक विधायक। हरियाणा में प्रस्तावित सीएम श्री स्कूल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हरियाणा में प्रस्तावित सीएम श्री स्कूल के संबंध में जो स्टेटमेंट ठीक है वो है कि इन स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होगी।
और एक और सवाल है कि हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आर्म्ड फोर्स जो प्रोप्राइटरी ट्रेनिंग स्कूल है ये कहाँ पे बनेगा? तो आर्म्ड फोर्स प्रोप्राइटरी ट्रेनिंग स्कूल है ये हरियाणा के अंदर चरखी दादरी के अंदर बनेगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है ठीक रहेगा। ये योजना केंद्र की पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पे होगी, जैसे हरियाणा में सीएम श्री स्कूल खुल रहे हैं और इसमें ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 25% सीटें इनकी आरक्षित होगी। ये स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे और आरक्षित सीटों पर फ्री एजुकेशन होगी और बाकी बची हुई जो सीटें हैं उन पे प्राइवेट स्कूल की तुलना में बहुत ही कम फीस होगी। सरकार नए भवन बनाने के बजाय पहले से जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं ना उन्हीं को ही अपग्रेड करेगी, उन्हीं का नाम सीएम श्री स्कूल का नाम देगी। इनमें स्मार्ट क्लासरूम होंगे, रोबोटिक्स और एआई लैब होगी, सोलर पैनल और स्किल बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी। हरियाणा में 252 पीएम श्री स्कूल आज चल रहे हैं, याद रखना ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे टाइप का याद रखना आप लोग इसे। और सशस्त्र बल स्कूलों की बात करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो ट्रेनिंग स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, ये हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान है, चरखी दादरी में खुलेगा। इसके अलावा हिसार और यमुनानगर में भी ये सेंटर है या ऐसे इंस्टीट्यूट है, सेटअप करेंगे। दादरी में अप्रैल 2027 तक क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। इसका टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी फिजिकल अकादमी, इंटरव्यू, एसएसबी, ये सब कुछ जो है ना उनकी तैयारी करवाई जा सके। और दादरी में किसान मॉडल स्कूल के पुराने भवन और जमीन 84 कैनाल 12 मरला पर विकसित किया जा रहा है फिलहाल के लिए। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले पेपरों के लिए। आपको ये याद रखना है, आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।